सूरज की जो रोशनी है वो 42% हमें दिखाई देती है और 58% नहीं दिखाई देती है। तो इट मीन्स कि वो रोशनी आती ही नहीं है, या वो रोशनी तो पूरी आ रही है 100%, लेकिन हमें दिख नहीं रही है। कुल मिला के जितनी भी बिजली पृथ्वी पर सारे मनुष्य मिलके साल भर में बना पाते हैं, उतनी बिजली तो सूरज एक दिन के भीतर ही कुछ घंटों में हम पे डाल देता है। जिसको हम इतनी घृणा से देखते हैं वो हमारे शरीर से ही निकलता है और कुछ घंटे पहले बड़ा स्वादिष्ट भोजन होता है। इसीलिए हमें दुनिया में ये बहुत बड़े नाम जो अचीवर्स के चलते हैं उनको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमारा जो पी और पूप है उसको हमें सुखाकर फर्टिलाइज करना चाहिए। आज के टाइम में ये कितना रेलेवेंट है, थोड़ा सा क्वेश्चन है। सर ने मैंगो पर पूरी एक किताब लिख दी है, और जब मैं इनकी किताब एकता मोहन पढ़ रहा था तब गांधी जी के बारे में ऐसे अनछुए पहलू को जानने को मिला जो अब तक मैं नहीं समझा था या नहीं देखा था या नहीं सुना था। सर ने सालों से एक ट्रैवलिंग का अपना एक रूटीन बना के रखा है जिसमें देश दुनिया में भ्रमण करते हैं और छोटे से लेकर बड़े से बड़े लोग से मिलते हैं, उनके कल्चर के बारे में, प्रोफेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये उनकी रिसर्च का एक पार्ट है। एक्चुअली ज्ञान का भंडार है हमारे पास आज। वो जर्नलिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ऑथर हैं, फिलोसोफर हैं। मैं बात कर रहा हूँ सोपान जोशी सर की। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। नमस्कार। आपने जो सेशन में जितना कुछ कहा और ऐसा लगा कि वो चीज़ें चलती रहें, मैं और सुनूं और समझूं इस चीज़ के बारे में, बिकॉज पहली बार मैंने आपके मुंह से ये सुना कि 42% रोशनी सूरज की दिखाई देती है, बाकी की नहीं दिखती है। तो ये क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा सा आप और डिलिबरेटली कुछ और बताना चाहेंगे? ये इसमें हमको जो पहली बात ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि दुनिया को समझने के लिए हमारे लिए जो रास्ते हैं वो हमारी इंद्रियों के हैं। देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर हम दुनिया को समझते हैं। जो चीज़ हमारी इंद्रियों से परे है वो हमको समझ नहीं आती। उसमें से कुछ बातें हमको अब समझ में आने लगी हैं क्योंकि हमने ऐसे यंत्र बना लिए हैं जो उनको समझ सकते हैं। जैसे आजकल इस तरह के कैमरे बन गए हैं जो कीड़ों की आंख से फूलों को देख सकते हैं, और उन कैमरों से जो दृश्य सामने आता है वो हमारे लिए एकदम अपरिचित है। हालांकि उन फूलों को हम भी देखते हैं, लेकिन हमारी आंख वो नहीं है जो कीड़ों के पास होती है। कीड़ों की आंख में जितने रंग आते हैं, जितने उसकी जो क्षमता है वो कुछ मायनों में हमारी आंख से कहीं ज्यादा है। इस तरह के कुछ सांप होते हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन सेंस कर लेते हैं। हमारे लिए इंफ्रारेड रेडिएशन बहुत साधारण समाज में नई बातचीत है क्योंकि फिल्मों में हमने कुछ इंफ्रारेड कैमरा देखने शुरू किए हैं। कुछ प्रेडेटर वगैरह जैसी फिल्मों में कुछ इंफ्रारेड रेंज में देखने की बात आती है, जहां से हमको इसके बारे में सुनने को मिलता है। तो इससे एक बात तो ये समझ में आती है कि हमारी समझ का ताना बाना बहुत हद तक फिल्मों से, साहित्य से, हम जो आसपास सुनते हैं उससे बनता है। उसमें सत्य कितना है और मिथ्य कितना है, इसका भेद करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। अब उसके जो भी कारण रहे हों, मैं पत्रकारिता में आ गया, और पत्रकारिता का काम यही है कि वो जो तथ्यों से समझ में आता है और जो कल्पना में समझ में आता है उसमें भेद करना सीखे। तो मेरी पत्रकारिता यही है, और सामाजिक पत्रकारिता है। मैं विशेषज्ञों के लिए नहीं लिखता, विशेषज्ञों के पास मैं समझने के लिए जाता हूँ, लेकिन मेरी बात साधारण लोगों से होती है। तो मुझे ये सभी तथ्य इस तरह से बताने पड़ते हैं कि अपने घर परिवार में, घरेलू वातावरण में ये बातें समझी जा सके। तो इस वजह से भाषा साधारण रखनी पड़ती है, और
थोड़ा ये सोचना पड़ता है कि हम जो बता रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आएगा या नहीं। तो जो आप अभी कह रहे थे कि आपको लग रहा था कि ये बातचीत खत्म ना हो, तो ये जिन लोगों से काम सीखा है उन्होंने मुझे बताया था कि बेहतर ये है कि आप तब चुप हो जाएं जब लोग और चाहते हैं, बजाय इसके कि आप तब तक बोलते रहें जब लोग सुनना नहीं चाहते। नाइस। सो मेरा क्वेश्चन ये था सर कि सूरज की जो रोशनी है वो 42% हमें दिखाई देती है और 58% नहीं दिखाई देती है। तो इट मीन्स कि वो रोशनी आती ही नहीं है, या वो रोशनी तो पूरी आ रही है 100% लेकिन हमें दिख नहीं रही है? क्या क्या डिफरेंस है इसमें? हमारी आंख उसे देखने के लिए नहीं बनी। और वो हमें अफेक्ट करती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली? बिल्कुल करती है, उसके बिना हमारा जीवन असंभव है। लेकिन हमें वो दिखती नहीं क्योंकि हमारी आंख उसको देखने के लिए बनी नहीं है। जीव शास्त्र में ये बताता है कि हमारी इंद्रियां अपना जीवन चलाने के लिए बनी है। जीवन का विवर्तन, जिसे एवोल्यूशन कहा जाता है, उसमें इंद्रियों की भूमिका यानी सेंसरी कॉग्निटिव अपैरेटस की भूमिका अपना जीवन चलाने से है, सर्वाइवल से है, सत्य जानने से नहीं है। इसलिए हमारी सत्य जानने की क्षमता बहुत सीमित है, और खासकर इस तरह के सत्य जो हमारी इंद्रियों के परे हैं, वो जानना समझना बहुत कठिन होता है। अब सूरज एक सितारा है, सितारे के भीतर हाइड्रोजन के कण मिल के हीलियम बनते हैं, और उनके मिलने से बड़ी मात्रा में ऊर्जा बाहर छूट जाती है। सितारे ऐसे ही चलते हैं, अलग अलग तरह के सितारे होते हैं, उनमें सूरज एक तरह का सितारा है। तो उसमें इतनी ऊर्जा होती है कि वो मतलब हम उसको जानना तो बहुत दूर की बात है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और कुल मिला के जितनी भी बिजली पृथ्वी पर सारे मनुष्य मिलके साल भर में बना पाते हैं, उतनी बिजली तो सूरज एक दिन के भीतर ही कुछ घंटों में हम पे डाल देता है। तो हमारे साथ ये दिक्कत है कि हमारी समझ अपने आसपास के दायरे से बनती है, लेकिन हम जिस संसार में रह रहे हैं वो हमने नहीं बनाया, सृष्टि ने हमें बनाया है, हमने सृष्टि को नहीं बनाया। लेकिन हम इस मुगालते में आ जाते हैं कि हमने सृष्टि को बनाया है और हम सृष्टि को अपनी सुविधा के हिसाब से मोड़ सकते हैं, उसको अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। कुछ चीजें हम ढाल सकते हैं, लेकिन हम सृष्टि को नहीं बदल सकते। सर इसी पे मुझे एक सवाल अभी दिमाग में आ रहा है। हम इस सृष्टि में सबसे निचले पायदान पे आते हैं इंसानी तौर पे अगर देखा जाए तो, मतलब सबसे पहले ऑब्वियसली यूनिवर्स है, फिर दूसरे जीव हैं और उसके बाद सारी एक स्पीशीज जो ह्यूमन की है वो स्टार्ट हुई है। मुझे ऐसा लगता है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा मैं कितना सही हूँ गलत हूँ, कि हम लोग निचले पायदान पे आते हैं, हमारा पायदान एकदम ऊपर नहीं है। पर जैसा भी आपने कहा कि सारा कंट्रोल हम करना चाहते हैं, हम इस चीज़ को नहीं समझना चाहते कि हमसे ऊपर भी कोई है जो ये चीज़ें चला रहा है। सूरज जब पूरब में उगता है तो वो सालों पहले पूरब में ही उगता था, आज भी उगता है और सालों बाद भी तभी भी सूरज पूरब में ही उगेगा। तो ये कंट्रोल हमने कब से अपने हाथ में ले लिया कि हम ही हैं? तो अब जो सवाल पूछा अंत में उसी से हम बात पकड़ते हैं। सूरज उगता नहीं है, पृथ्वी घूम रही है। लेकिन हमारी भाषा, क्योंकि हमारी इंद्रियों से आ रही है और हमारी इंद्रियों को दिखता है कि सूरज पूरब में निकला, आकाश में चला और पश्चिम में अस्त हो गया, तो हम आज भी सूर्योदय और सूर्यास्त का समय पूछते हैं, क्योंकि हमारा अनुभव हमें ये बताता है। इससे पता लगता है कि हमारा अनुभव कितना गलत है, क्योंकि सूरज उगता नहीं है। ये आज कई तरह से पता लग चुका है कि पृथ्वी घूम रही है। अब हम दोनों ऐसे ही बैठे हुए हैं, हमको लगता है हम स्थिर हैं, हमें ये आभास हो रहा है कि हम स्थिर हैं, लेकिन हम जहां पे हैं
उस जगह पर हमारी पृथ्वी के साथ घूमने की गति लगभग 1500 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 1400 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में। इस गति से हम पूरब की ओर चल रहे हैं। यही नहीं, पृथ्वी जिस गति पर सूर्य के आसपास घूम रही है वो 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उस गति का हमें आभास भी नहीं होता। तो इसके लिए एक उपमा काम में आती है कि आप सोचिए कि आप एक गाड़ी के अंदर बंद मक्खी हैं। मक्खी गाड़ी के अंदर उड़ रही है और गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा पे चल रही है, तो मक्खी की गति क्या होगी? मक्खी जो अपने पंख की गति से उड़ रही है वो उसके उड़ने की गति है, लेकिन उसकी गति क्या होगी ये तो गाड़ी पे भी निर्भर है। राइट। और गाड़ी जिस ग्रह के ऊपर चल रही है उस पर भी निर्भर है। तो हमारी गति कई तरह की चीजों से तय होती है। उसी तरह हमारी सद्गति भी बहुत सी चीजों से तय होती है, और हमारी दुर्गति भी ऐसे ही बहुत सारी चीजों से तय होती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मैं तेरी गत बना दूंगा जब किसी को धमकी देते हैं, क्योंकि गति का ही, आप अगर गति शब्द को ही ले लें संस्कृत से आने वाला, तो उसके कितने रूप निकल आते हैं। उसमें सद्गति है, वीर गति है, दुर्गति है, गत बनाना भी है। तो ये हमारे समय में ये और कठिन हो गया है। पहले के समय में लोग आसानी से ये कह देते थे कि मैं नहीं जानता। हर भाषा में, मुझे पता नहीं इसको गुजराती में कैसे कहते होंगे, हिंदी में पता नहीं कितना, क्या मालूम। लोग आसानी से कह देते थे अल्लाह जाने, राम जाने, भगवान जाने, दाता जाने, रब जाने, क्योंकि लोगों को ये स्वीकार करने में कठिनाई नहीं होती थी कि सब कुछ जानना तो सृष्टि के बनाने वाले का काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो वो जानते हैं जो हमारे खाते में आया है। लेकिन एक अंतर ये आ जाता है हमारे समय में कि आज हर व्यक्ति जिसके पास मोबाइल फोन है वो ये मानता है कि वो सब जानता है। और ये जो पहले अंग्रेजी में आई डोंट नो, हम लोगों की आदत चली गई है ये कहना कि मैं नहीं जानता। एक्सेप्टेंस लेवल कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है या खत्म। हम लोग जो थोड़ा सा जानते हैं उसको बहुत ज्यादा समझ लेते हैं। मैं जो जानता हूं वो जो मुझे मेरे आसपास दिख रहा है, समझ में आ रहा है, जो थोड़ा पढ़ लिया वो समझ में आएगा। लेकिन ये तो हम सब सागर के सामने अपने अपने चम्मच कटोरी लेके खड़े हुए हैं, और जितना पानी उसमें आ जाता है उससे हम अब सब कुछ देखना समझना चाहते हैं, लेकिन वो जहां से आया वो तो सागर है। सर, विचारधारा को किस तरीके से एक्सपेंड किया जाए कि हमारा एक्सेप्टेंस लेवल बढ़े और हम समझने के लिए चीज़ों को करें, ना कि समझाने के लिए। उसके लिए विचारधारा का एक बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। कैसे पॉसिबल? विचारधारा शब्द को ही ले लो। पहले उसमें वी और चर है। चर जो है वो चराचर है, मतलब जो जीवन हमारे चारों ओर फैला हुआ है वो चराचर है। उसमें भेद करना विचार है। अच्छा। तो ये भेद करना कि मुझसे अभी ये बात करते हुए एक व्यक्ति मेरे सामने बैठा है, एक व्यक्ति कैमरे के पीछे भी है, उसमें और तुम में अभी भेद है। उसका काम हमारी बातचीत को ठीक से पकड़ लेना है। जी। तुम्हारा काम बातचीत को चलाना है, मेरा काम तुम्हारे सवालों का जवाब देना है। ये भेद कैसे करते हैं हम? देख समझ के कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो दूसरे काम कर रहे हैं उन्हें गंभीरता से लें। हम ही में से अभी कोई एक व्यक्ति होगा जो हमारी आवाज रिकॉर्ड कर रहा है, और हम जो काम कर रहे हैं उसमें उसका भी योगदान है। लेकिन जब ये कोई देखेगा तो उसको दो चेहरे दिखेंगे यहाँ। उसको ये नहीं दिखेगा कि किसी एक व्यक्ति ने मेहनत की है कैमरे के पीछे, किसी एक व्यक्ति ने साउंड रिकॉर्ड किया है, कोई दूसरा इसकी एडिटिंग करेगा, किसी ने बड़ी मेहनत से यहाँ पे प्रकाश का इंतजाम किया है, किसी ने ये स्टूडियो सुंदर स्टूडियो बनाया है। जी।
वो सब भी तो हमारी बातचीत में है। बिल्कुल लेकिन जब हम देखेंगे तो हमको दो चेहरे दिखते हैं। बिल्कुल सही बात। जैसे लोग फिल्म देखकर आते हैं तो पूछते हैं किसकी फिल्म थी, तो वो कहेगा कि शाहरुख खान की थी, नहीं तो ऋतिक रोशन की थी। जबकि अभिनेता फिल्म में कठपुतली की तरह होते हैं। फिल्म की पटकथा किसी ने लिखी होती है, कोई उसका निर्देशक होता है, कोई सिनेमाटोग्राफर होता है, कोई लाइटिंग करता है। ऐसे बहुत से लोगों के मिलने से फिल्म बनती है। लेकिन हमारी सीमा ये होती है कि हम जो दो चेहरे दिखते हैं उनसे फिल्मों को जोड़ लेते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो भी दिख रहा है उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। अगर हमारी बातचीत ये अच्छी हो जाती है, किसी सुनने वाले को अच्छी लगती है, तो वो सुनने वाले को एक ख्याल उसके लिए भी रखना चाहिए जिसने ये सुंदर स्टूडियो बनाया है। ये बातचीत थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन ये बातचीत पहले थी समाज में, दुनिया भर के समाजों में थी। आधुनिकता ने हमको अपने सम्मोहन में फंसा दिया है। जो हमें दिखता है हम उसी को अंतिम मान लेते हैं। तो इसका एक बहुत आसान तरीका है अपनी दृष्टि बड़ी करने का। इसीलिए विचार को धारा में नहीं डालना चाहिए, और अगर डालो तो तरह तरह की धाराओं में डालना चाहिए। विचार की कोई एक धारा नहीं होती। जो चराचर है वो किसी एक नाली में नहीं बह रहा, धाराएं बहुत होती है। मतलब ये कुछ वैसा ही है कि जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है तो उसमें धोनी भी है, विराट भी है, हार्दिक पांड्या भी है, केएल राहुल भी है। उसके मतलब हर तरीके के अलावा लोग जो लोग खेल रहे हैं वो हमें दिखते हैं। जो हजारों ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनके साथ, जिनके मुकाबले में खेल खेल के बड़े खिलाड़ी तराशे जाते हैं। अगर वो अच्छा नहीं खेलते तो ये खिलाड़ी बड़े नहीं बनते। यानी जिन बड़े खिलाड़ियों का नाम हम ले रहे हैं, उनके जो भी गुण हैं, अवगुण हैं, उनका जो हुनर है, उनका जो कौशल है, वो दूसरे खिलाड़ियों के मुकाबले में तराश के बना है। हमें वो तो नहीं याद कौन खिलाड़ी थे, हमें नहीं याद कौन कोच थे जो इनमें से छोटे लड़के लड़कियों को पकड़ के लाते हैं, उनको कहते हैं नहीं तुम में अच्छी क्षमता है, तुम खेलो। किसी के घर जूते नहीं होते, किसी के घर खाने की किल्लत होती है। मैं ऐसे प्रशिक्षकों को जानता हूं जो अपनी जेब से पैसा देके, उनको लगता है कि ये गरीब घर से, इसको ठीक से खाना नहीं मिलता, तो उसके खाने का कुछ इंतजाम कर देते हैं। कोई जूता ले आता है। ऐसे लोगों का बहुत बड़ा उपकार होता है। इसीलिए हमें दुनिया में ये बहुत बड़े नाम जो अचीवर्स के चलते हैं, उनको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हर इंसान, तुम अगर यहां अभी बैठे हो, मुझसे बात कर रहे हो, तो तुम्हें किसी एक माँ ने जन्म दिया है, एक पिता ने जन्म दिया है। उन्होंने प्यार से पाल पोस के बड़ा किया होगा, एक परिवार पूरा उसमें लगा होगा, मोहल्ले में कई लोगों ने प्यार से बर्ताव किया होगा, यार दोस्त होंगे, पूरा कुनबा होगा। तो हर एक व्यक्ति कितनी चीजों का संगम है। लेकिन हम जब उसको अपनी छोटी दृष्टि से देखते हैं तो वो सब हटा देते हैं, और ये दृष्टि छोटी है। हमको अपनी दृष्टि बड़ी करनी चाहिए। अगर तुम मेरे लिए कुछ अच्छा करते हो तो मेरे मन में उन सब लोगों के लिए कृतज्ञता होनी चाहिए जिनके जरिए तुम्हारी अच्छाई मुझे मिली है। ये मैं ही है ना सर, मैं मतलब मैंने किया, ये अहंकार का भाव ये निकलता नहीं है। आपका एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें लद्दाख वाले पद्मा जी जो कि फर्टिलाइज करते हैं अपने सारे पूप को, और फिर आपने उनसे पूछा, आप वहाँ गए हुए थे, आपने उनसे पूछा कि इसको तुम खुद ही करते हो अपने हाथों से, खुद ही अपने हाथों से लेके जाके सारी चीज़ें फर्टिलाइज करते हो? उन्होंने बोला हाँ। आपने बोला घिन नहीं आती है? उन्होंने कहा घिन किस बात? उन्होंने उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा उस चीज़ को। हम छोटी चीज़ करने में भी अहंकार, मैं, इस चीज़ को ले आते हैं, उसमें घिन आने लगती है। एक इंसान जो उस चीज़ को इतना डाइवर्स पर्सपेक्टिव से देख रहा है, उसके लिए वो दुनिया ही पूरी अलग है। तो ये जो मैं है, ये कैसे निकाला जाए अंदर से कि चीज़ बहुत सेटल डाउन हो जाए, बहुत ईजी हो जाए सबके लिए? कबीरदास के एक दोहे में ये आता है कि अमृत छोड़ छोड़ विषय को धावे,
उल्टी फांस फसानी हो। सारी दुनिया के बड़े संतों ने, जो समाज के संत थे, उन्होंने हमको ये बार बार बताया कि ये जो मूल है उसको छोड़ के दूसरी चीजों के आकर्षण में आसानी से भाग जाते हैं, और इससे बचने का सभी समाजों के संतों ने कहा है अपनी अपनी तरह। इसको हम कैसे साधें? उसका एक आसान सा तरीका है कि हम जहां खड़े हैं, जहां पर हैं, उस जगह को बनाने में, हमको बनाने में कितने लोगों ने योगदान दिया है, ये याद रखना चाहिए। अब तुमने मेरी प्रशंसा में कुछ 2-4 वाक्य कहे जब तुम इंट्रोडक्शन मेरा परिचय दे रहे थे। मान लो मैंने कुछ अच्छा काम किया है, छोटा लड़का था मैं, तो जैसे छोटे लड़के नटखट होते हैं, मैं भी था। न जाने कितनी तरह की बदमाशियां की हैं, पतंगों के पीछे भाग रहे हैं बेसुध होकर। उस समय केवल पतंग दिखती है कि किसी तरह ये पतंग पकड़ लेनी है, और उस समय ये नहीं दिखता कि सड़क पे ट्रैफिक कितना है। न जाने कितनी बार मुझे याद है मोहल्ले के लोग जो पकड़ के सड़क से अलग कर देते थे। एक बार मुझे अच्छे से याद है, एक बड़ी गाड़ी आ रही थी और मैं उसके सामने भाग रहा था, बिल्कुल अचानक उसके सामने आ गया, और कोई दुकानदार अपनी दुकान लगा रहा था गली में, तो उसने झट से छोड़ के मुझे खींचा अलग, और वो गाड़ी का ब्रेक नहीं लगा, गाड़ी का ब्रेक आगे जाके लगा, यानी वो मुझे खींचता नहीं। तो मेरे प्राण चले जाते। अब अगर मैं कुछ हासिल करता हूं तो इसमें उसका कितना हिस्सा है? बहुत बड़ा योगदान, सही है। और अगर मैं कुछ हासिल करता हूं तो मुझे ध्यान रखना चाहिए कि कितने लोगों से कुछ सीखने को मिला है, कितने लोगों ने प्यार से खिलाया है, कितने लोगों ने आनंद दिया है। तो वो आनंद हमको देना भी आना चाहिए। हर बार ये अवेयरनेस होना जरूरी है कि हाँ। आपके लिए कितने लोगों ने किया और कब किया है, किस सिचुएशन में किया है। इसीलिए ये जो अचीवर्स वाली बातचीत है, ये मैं एकदम बेईमानी मानता हूँ। ये बिल्कुल गलत बात है। हम जो भी कर पाते हैं वो अपने से पहले किए हुए लोगों के काम पे कर पाते हैं, और हम जो कर रहे हैं वो अगर ठीक से करें तो हमारे बाद आने वाले लोग उसका उपयोग करके कुछ और अच्छा कर पाएंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। जितना हमने कुछ और अच्छा, आगे बढ़ेंगे पीछे जाएंगे ये अपने को नहीं पता, लेकिन कुछ अच्छा कर सकेंगे, ऐसा हमें विश्वास करना चाहिए। सर, आपने कहा कि जो हमारा पूप है, पी है, उसको फर्टिलाइज करना ज़रूरी है, ठीक है। सूखा शौच वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो आज के टाइम में कैसे रेलेवेंट होगा सर? कोई इंसान एक बिल्डिंग में रहता है, उसके यहाँ फ्लश है, वो वॉशरूम में जाता है, अपनी चीज़ें करता है, उसके बाद उसको फ्लश कर देता है। वहाँ कहाँ ये सूखे शौच का कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करेगा? मैं ऐसा पाता हूँ कि इस तरह की बात करते ही लोग उसकी यंत्रणा में अटक जाते हैं कि कौन सा यंत्र इसे ठीक कर देगा। तो पहली बात तो ये जान लो कि कोई यंत्र इसे ठीक नहीं कर सकता। ठीक अगर होगा ये, तो उसके लिए पहले हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारा मल, हमारा मूत्र हमारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। हमारे देश में ये बहुत कड़वी बात है कि सफाई के लिए हमने अपने जल स्रोतों की बलि चढ़ा दी है, और बड़ी संख्या में सफाई का काम जबरदस्ती ऐसी जातियों के लोगों को करना पड़ता है जिन्हें अछूत माना गया है, जिन्हें मनुष्य ही नहीं माना गया है। तो ये हमारी सफाई की कीमत चुका रहे हैं, और हमें लगता है हम बड़े साफ सुथरे हैं। तो ये सफाई तो नहीं हो सकती। ये कैसे सफाई हो सकती है? हर साल हमारे देश में सीवर साफ करते हुए 20 लोगों की जान जाती है, 20 सफाई कर्मचारियों की। और वो सफाई कर्मचारी कुछ एक जातियों से आते हैं जिनको अछूत मान लिया गया, और हमारे ही लोग हैं, हमने ही उनको अपने से अलग कर दिया है। तो अगर हम अपने मलमूत्र की जिम्मेदारी लेते हैं तो हमें ये भी दिखने लग जाएगा कि ये हम अनीति कर रहे हैं।
अगर हम फ्लश से अपना टट्टी पेशाब नदी में डाल रहे हैं तो ये नदी के साथ अन्याय है। अब नदी तो आके हमसे कहेगी नहीं कि ये अन्याय है, लेकिन हम अपनी नाक कान खोल लें, उसकी दुर्गंध देख लें एक बार, और जिसको हम इतनी घृणा से देखते हैं वो हमारे शरीर से ही निकलता है और कुछ घंटे पहले बड़ा स्वादिष्ट भोजन होता है। तो हमने ये घृणा का सफाई शास्त्र बना लिया है, और तब तक हम साफ नहीं रह सकते जब तक हम इस घृणा को हटाएं ना। सफाई की बातचीत बहुत समय से घृणा के राजनीति शास्त्र में हो रही है, जिसमें जो हमारी तरह साफ नहीं है उसको हम नीची आंख से देखते हैं, उसको शर्मिंदा करते हैं। अपने लोगों से बात ऐसे करना अच्छा नहीं होता। तो हमको पहले जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमारे मलमूत्र का ठीक उपचार हमारी जिम्मेदारी है। एक बार जिम्मेदारी ले ले तो फिर उसके 50 तरीके निकल आएंगे। उसमें अच्छे चलने वाले सूखे शौचालय हो सकते हैं, जिनको साफ करने के लिए हमको अपने लोगों को अछूत ना बनाना पड़े। उसमें आप पानी से बहा के उस पानी को इकट्ठा करके उसका उपचार कर सकते हैं। करने को तो 20 तरीके निकल आएंगे, यंत्र 50 तरह के निकल आएंगे, लेकिन पहले हमारी नीयत तो साफ हो। पहले हम सच को स्वीकार तो करें कि हमने अपने लोगों को अछूत बना दिया है। अब जहां कहीं इसकी बात हो तो लोग इसको राजनीतिक सिद्धांत से देखते हैं। सारा समय इस पे जाता है कि ये शुरू कैसे हुआ, ये इनसे शुरू हुआ या उनसे शुरू हुआ। और इस तरह की बातचीत से होता यह है कि हम किसी एक भूतपूर्व की किसी चीज पे ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, अटके हुए रहते हैं वहीं पे। किसी ने, उसका जो भी कारण रहा हो, आज उसको रोकने से हमको किसने रोका है? हम खुद क्यों नहीं कर सकते? ये उसके कारण रहे होंगे, जो भी पहले रहे होंगे, आज तो रोक सकते हैं। आज क्यों नहीं रोकते हैं? हमारी सफाई अपने लोगों की बलि चढ़ा के ही क्यों होती है? हमारी सफाई अपने नदी तालाबों को दूषित करके, अपने टट्टी पेशाब से भर के क्यों होती है? सर ये सेम कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कंट्रीज में भी, अदर कंट्रीज में भी है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है। हमारे यहाँ आधुनिक सीवर तो यूरोप से ही आए हैं। तो सर वो इतने डेवलप्ड कैसे हैं फिर, जब वो इतने डेवलप नहीं है। लंदन में एक नदी बहती है, टेम्स, जो कोई हमारे यहाँ की हिमालय से आने वाली नदियों जितनी बड़ी नहीं है, छोटी नदी है। टेम्स में आज भी लंदन मैला पानी बिना साफ किए डालता है। पेरिस की सेन नदी में ये होता है। न्यूयॉर्क के सीवर ऐसे हैं कि वहां जब ज्यादा बारिश हो जाए तो मैला पानी बिना उपचार के हडसन में चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। इसका कोई ठीक उपचार दुनिया में किसी के पास नहीं। मैंने बहुत महंगे मैला पानी साफ करने के कारखाने वॉशिंगटन डीसी में देखे हैं भीतर से। आधुनिक सीवर सबसे पहला जो बना है वो 1842 में हानोवर नाम का एक नगर है जर्मनी में, जो जल गया था। तो उसकी जब 1842 में फिर से रचना शुरू हुई तो वहां सीवर सिस्टम एक छोटा सा बना, और पहला बड़ा आधुनिक सीवर बना है लंदन में 1860 के दशक में। यानी इसका इतिहास कितना है। और हमें उसकी चिंता इसलिए नहीं होती क्योंकि वो समस्या हमारी आंखों से हटा देता है। हमारे शौचालय चकाचक साफ रहते हैं, हमारी नदी की जो हालत है उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। सर डेवलपमेंट की बात कर रहे थे हम लोग सेशन में। आपने कहा कि जितनी सुख सुविधाओं के पीछे ज़्यादा भागेंगे हम, चीज़ों को रेज करने के बारे में, उस चीज़ में हम ज़्यादा दुखी होंगे। डेवलपमेंट उसको हम मान लेंगे अल्टीमेटली, जबकि वो डेवलपमेंट है नहीं। एक ह्यूमन का डेवलपमेंट ये है कि वो सर्वाइव करे अच्छी तरीके से। ये आज के टाइम में यूथ
कैसे क्लियर कर पाएगा इस चीज को अपने माइंड में कि सर्वाइव करना ही एक्चुअल डेवलपमेंट है? तुमने पूछा इसको व्यवहार में कैसे लाना है, तो मैं इसके कारणों में नहीं जाऊंगा। व्यवहार में लाने के कुछ बुनियादी तरीके हैं। एक तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें सबसे ज्यादा सुख और आनंद कब आता है। हमें सबसे ज्यादा सुख और आनंद तब आता है जब हम अपने प्रियजनों के साथ कुछ ऐसा करते हैं जो जिसमें रस हो। जी। साथ बैठ के कुछ अच्छी बात करें, कोई कहानी देखें, चाहे फिल्म देखें, चाहे संगीत सुने, साथ बैठ के भोजन करें। तो मेरा ऐसा सुझाव है तुम्हारी उम्र के लोगों के लिए कि वो एक प्रयोग करके देख लें। उनको जो खाना पीना पसंद है वो सब मंगवा के एक कमरे में रख लें और अकेले रहें और देखें कितनी देर तक उन्हें वो अच्छा लगता है। क्योंकि हम जिस तरह से बने हैं, जो हमारी रचना है, उसमें हमें ज्यादा आनंद कुछ साधारण चीज अपने प्रियजनों के साथ खाएंगे तो ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल। तो उसमें समझ में ये आता है कि वो जो आनंद है उसका एक हिस्सा भोजन से या संगीत से या फिल्मों से आता है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा साथ रहने से आता है। हमारा सुख दूसरों के सुख से जुड़ा हुआ। हमें आनंद तब आता है जब साथ में दूसरे लोग आनंदित होते हैं। और ये आप चाहें तो साधारण सहज सामाजिक जीवन से समझ सकते हैं, और आप चाहें तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से समझ लीजिए। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी ये बताती है कि हमारा विवर्तन एक सामाजिक जीव की तरह हुआ है। अकेले रह के हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। तो व्यक्तिगत चीजें बहुत ज्यादा होंगी तो वो हमें सुखी नहीं करेंगी, वो हमें अकेलापन बढ़ाती हैं, अवसाद बढ़ाती हैं। साधन बढ़ते जा रहे हैं लेकिन लोगों का शामिलाती आनंद उतना नहीं दिखता। दिखता है तो क्या दिखता है, उसके भयानक रूप आते हैं सामने। आजकल हर सामाजिक अवसर पर, चाहे वो धार्मिक अवसर हो, चाहे वो शादी ब्याह हो घर में, चाहे वो किसी तरह का आनंद उल्लास हो, डीजे के बिना काम नहीं चलता। क्या हम सांस्कृतिक रूप से इतने गरीब लोग हैं कि टेप पे बजाए बिना हमारे जीवन में संगीत ना आ सके? क्या हम इतने गरीब हैं कि दरवाजों को कांपने वाले संगीत के बिना हमें आनंद ही नहीं आता? ये संगीत नहीं है, ये शोर है। तो इसमें पहली बात ये याद रखना है। दूसरी बात, हम लोगों ने शहर और गांव चिड़ियाघर जैसे बना लिए हैं, और जीव शास्त्र ये बताता है कि चिड़ियाघर में रहने वाले पशु पक्षी सुखी नहीं होते, बहुत महंगे होते हैं, उन पे पैसा बहुत खर्च होता है, उनको स्वस्थ रखने में बहुत लोग लगते हैं, उन लोगों का प्रशिक्षण करना पड़ता है, बड़े बड़े चिड़ियाघर में इंतजाम करने पड़ते हैं। उसके बावजूद चिड़ियाघर में जीव सुखी नहीं रहते। और जंगल में रहने वाले जीव, चाहे उनको खाना पीना कम मिले, ज्यादा सुखी दिखते हैं। तो हमने अपना जीवन चिड़ियाघर जैसा बना लिया है। अब उसमें और शोर करके और भोजन पाके और जोर से चीख के हम सुखी नहीं रह पाएंगे। हमें अपना जीवन सहज करना पड़ेगा। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि हम सहज समाज आज कहां पा सकते हैं? तो आज भी बहुत से आदिवासी इलाके हैं जहां लोग प्रकृति से वैर किए बिना रहते हैं। आदिवासी समाजों ने जो समाज का रस था, आनंद था, कई जगह वो अभी भी आदिवासी समाजों में बचा हुआ है। तो हमें उनसे सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर लग रहा है कि और यंत्र बना के और खाना खा के और उपभोग कर करके हम सुखी हो जाएंगे, तो ये होने वाला नहीं है। हमारे शरीर बीमार होंगे,
हमारा मन बीमार होगा, हम असहज होते चले जाएंगे। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि सहज रूप से आनंद क्या होता है। चार दोस्त साथ बैठे, उनमें अच्छे गाने वाले लोग हों तो संगीत का मजा आ जाता है। उसके लिए आपको डीजे नहीं चाहिए जिससे आस पड़ोस के घरों की खिड़कियां बजने लगे। आज हमें अपने थोड़े से आनंद के लिए बहुत से लोगों को बहुत सारी परेशानी देनी पड़ती है। ये सहजीवन का तरीका नहीं है। सर, आपने आनंद की बात की, मैं थोड़ा सा इंटरवीन करूंगा आपको। यूथ आज के टाइम में, बिकॉज आपने डीजे और इसकी बात कर रहे थे, ड्रग्स का कल्चर इतना बढ़ रहा है धीरे धीरे। वो मैंने देखे हैं 13, 14, 15, 18 साल के लड़के लड़कियां, दे आर इंक्लाइन टूवर्ड्स ड्रग्स, इंटॉक्सिकेशन, सिर्फ आनंद के लिए। इवेंचुअली उन्हें पता नहीं है कि उन्हें कहाँ लैंड करना है। तो थोड़ा सा अगर आप इसको। तुमने ये बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि इस तरह की चिंता मुझे देश के दूसरों हिस्सों से भी अब बढ़ती हुई सुनाई दे रही है। मेरा घूमना फिरना होता है अलग अलग हिस्सों में, तो वहां अलग अलग उम्र के लोग मिलते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि कम उम्र के लोगों में खतरनाक नशा बहुत बढ़ता जा रहा है। इसको हम कैसे समझें? पहली बात तो, नशे की ओर जाने का उसके कई कारण होते हैं, लेकिन हमारे पास अगर हम सहज सामाजिक अवस्था में देखें तो कई तरह के बढ़िया नशे हैं। साथ मिलके नाचना नशा है, झूमना नशा है, बारिश में अच्छे आरण्यक वातावरण में बैठ के कुछ भजिए अजिए खाना आनंद है। ये जब लोगों को ये आनंद मिलना कम हो जाता है तब वो दूसरे नशे ढूंढते हैं। ये जो नशा है ये हमको दूसरों से जोड़ता है। साथ मिलके नाचेंगे, साथ मिलके खाएंगे, साथ मिलके गाएंगे तो हमारा प्रेम बढ़ेगा। अगर वो प्रेम नहीं है तो लोग दूसरे नशे ढूंढेंगे। तो इसमें एक टूटते समाज के लक्षण दिखते हैं। जहां लोगों को आपस में एक दूसरे से आनंद नहीं मिल रहा, एक दूसरे से रस नहीं मिल रहा, तब वो नशे के कई कारण होते हैं। उसका एक कारण केवल राजनीतिक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि नशीले पदार्थों का इतना सारा व्यापार बिना राजनीतिक सत्ता और कॉरपोरेट पैसे के हो जाए। तो ये हमें, उसके कई आयाम हैं। उसका एक सामाजिक आयाम है, एक राजनीतिक आयाम है, एक कानूनी आयाम है कि आखिर ऐसा क्या है कि हमारी पुलिस इसको रोक नहीं पाती। बहुत नए नए तरह के नशे सुनने में आते हैं। एक बार मैं एक दोस्त के साथ एक फिल्म देखने जा रहा था और मुझे पता नहीं था वो फिल्म नशीले पदार्थों पे थी। कैसे नशे से परिवार टूटते हैं इस पे वो फिल्म थी। और किसी कारण से वो मित्र फिल्म देखने भीतर नहीं आ पाई, उसको बाहर से अपने किसी काम के लिए जाना पड़ा। तो उसने अपना टिकट वहां एक बच्चे को दे दिया और उसने मुझसे कहा कि इसको अंदर लेके जाना अपने साथ। मैं ले गया उसको। भीतर गए तो वो लड़का एक कपड़ा उठा के अपने नाक के नीचे रखे हुए था। ये कितनी पुरानी बात है सर? ये बात होगी 15 साल पुरानी, हो सकता है 16 साल पुरानी। और वो कपड़े से बार बार कुछ सूंघे जा रहा था। तो पहले मुझे समझ में नहीं आया, जरा देर बाद देखा तो वो नशे में धुत था। तो मैंने उससे पूछा, जब इंटरवल हुआ, लाइट खुली, तब मैंने देखा तो वो ग्लू में कपड़ा डाल के सूंघ रहा था। और ये इतना विद्रूप अनुभव था। सामने नशे पे फिल्म चल रही है और मेरे बगल में एक बच्चा बैठा है। ये
हमको इस तरह की समस्याओं को नए सिरे से सोचना पड़ेगा। हम ये स्वीकार ही नहीं करना चाहते। पहली बात तो जिन परिवारों में लड़के लड़कियां नशे में फंस जाते हैं वो परिवार स्वीकार नहीं करना चाहते। उनको ये ज्यादा चिंता होती है कि हमारी इज्जत क्या होगी समाज में। जी। ये नहीं होती कि हमारे बच्चों से हमारा संबंध टूट गया है। सोसाइटल प्रेशर में दब के रह जाते हैं बजाय तो उनकी उसको दबाने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि अपने बच्चों से अच्छे से बात करें। अगर संबंध ठीक हो तो ऐसा नहीं है कि हम सब समस्याओं से हमेशा बच सकते, लेकिन अगर घर परिवार के समाज के संबंध अच्छे हों तो उन समस्याओं से जूझने के तरीके बेहतर निकल आते हैं। उसकी कीमत इतनी भारी नहीं होती जितनी आज हमारे आसपास दिखती। पुराने टाइम में ये कहा जाता था कि आप जॉइंट फैमिली में रहें, कई बार अगर आप पे प्रॉब्लम भी आ जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन उस वक्त मिले, बट अगर आप साथ में हैं किसी के तो कुछ हद तक आप उससे डील कर संयुक्त पाएं। परिवार इसका एक तरीका है, कई तरीके हो सकते हैं। संयुक्त परिवार एक तरीका है जो आसानी से हमको याद आ जाता है, पर वो एकमात्र तरीका वही नहीं है। जी। बात यह है कि हमको सहजीवन चाहिए। हम अकेले नहीं बने, हम दूसरों के साथ रहने के लिए बने। हमको आनंद तभी आता है जब हम साथ में हों, साथ में कुछ बढ़िया करें तब मजा आता है। और हमको पढ़ाई लिखाई में बहुत कम उम्र से व्यक्तिगत सोच में जबरदस्ती डाला जाता है, जहां पे हम ये देखना चाहते हैं कि मेरे नंबर उससे ज्यादा आए कि नहीं। ये सुखी रहने का तरीका नहीं है। उससे ज्यादा नंबर आ गए आपके तो क्या आप बड़े खलीफा हो गए? हमको जिन चीजों ने बनाया वो बहुत बड़ी हैं और बहुत अनगिनत कसौटियां हैं जिन पर हम कस के अपने आप को देख सकते हैं। तो उसमें एक एग्जाम में कितने नंबर आए ये एकमात्र कसौटी बन गई है। पढ़ाई का दबाव इतना बढ़ गया है, मेरे लिए कल्पना करना मुश्किल है कि स्कूल के बच्चे आजकल आत्महत्या कर रहे हैं। जी, ये केसेस बहुत बढ़ गए हैं। हाँ, जो लोग सालों की मेहनत से आईआईटी में पहुंचते हैं, कितने वाकये सुनने को मिल रहे हैं। जी। तो ये बताता है कि हमने सफलता के सम्मोहन में आनंद छोड़ दिया और हम जिस समय में हैं वो विकास के अंधविश्वास में चलता है। ये अंधविश्वास है कि विकास से हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। गांधी जी को ये समझ में आ गया था कि ये ठीक करने वाला नहीं है। तो हमारे समय का जो अंधविश्वास है वो तो जो गांधी जी सत्य की बात कर रहे थे उससे उल्टा है। हमको आज पता है कि हम जिसे औद्योगिक विकास कहते हैं उससे जलवायु बदल रही है पृथ्वी की, और उससे बहुत बड़े बड़े नुकसान होने की आशंका तो है ही। कई नुकसान अब हमें दिखने लगे हैं, लेकिन ये कठोर सत्य स्वीकार करना कठिन होता है। हम लोग केवल नशीली दवाओं के असर में पगलाए हुए नहीं हैं, हम औद्योगिक यंत्रों के पागलपन में भी बौरा गए। गैजेट्स और गैजेट्स हमारे सुख के लिए जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1000 साल पहले लोग सुखी नहीं थे, हम ही सुखी हैं। जी। आज भी तो इतने गैजेट्स के बावजूद लोग क्यों नशे की दवाओं में फंस रहे हैं? ये बात भी है। अगर इतना विकास हो गया हमारा तो इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? क्यों हमारे नदी नाले टट्टी पेशाब से सड़ रहे हैं? तो ये इसके पीछे ये अंधविश्वास है कि हमने अपने आप को बनाया, हम कब्जा कर लेंगे दुनिया पे, दुनिया को ठोक बजा के सही कर लेंगे। ये सही नहीं है। हमको सृष्टि ने बनाया है। जब तक हम सहजता से रह लेंगे तब तक हमारी हस्ती चलेगी। जब हमारी असहजता एक सीमा पार कर जाएगी तो पृथ्वी हमें ऐसे हटा देगी। तो ये एक तरह का पागलपन का सम्मोहन है, और उसमें जो हमें टोकता है, जैसे जो नशे में पगलाया हुआ कोई व्यक्ति है तो उसका कोई मित्र, कोई शुभचिंतक अगर उसको आके कहे कि तू नशा ना कर, तो उसको लगता है कि ये तो मेरा शत्रु है। तो कुछ ऐसा मामला ये है। गांधी जी सर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर
एक दुबला पतला इंसान सिर्फ धोती लाठी लिए हुए अपने विचारों से एक लड़ाई लड़ी है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया में अपनी विचारधारा को स्टैब्लिश किया। हम अक्सर इस बात में लगे पड़े रहते हैं कि शरीर से ताकतवर हो जाएं, पैसों से ताकतवर हो जाएं, पावर से ताकतवर हो जाएं। थोड़ा हम इस बारे में क्यों नहीं सोचते कि ज्ञान से भी ताकतवर हो सकते हैं, या इंसान उससे ही ज्यादा समझदार हो सकता है? जैसे दूसरी तरह की सत्ता होती है वैसे ज्ञान की सत्ता भी होती है। अच्छा। तो ऐसा तो नहीं है कि जो कॉरपोरेट जगत जिसके किए धरे से हम क्लाइमेट चेंज के इतना पास पहुंच गए हैं, उसके पास ज्ञान नहीं था। अब तो ये पता लग रहा है कि 50-60 के दशक में पेट्रोलियम और कोयले की कंपनियों को ये पता था कि इससे क्या होगा। उनके पास बहुत सारा ज्ञान था, उनके ज्ञान से क्या हुआ? तो ज्ञान हमें बचाने वाला नहीं है। जो लोग बहुत खराब चीजें करते हैं वो भी ज्ञानी होते हैं, और अच्छा काम कौन करेगा ये हम नहीं जानते। साधारण लोग बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरा ये कि ज्ञान कैसा भी हो, चाहे वो आधुनिक हो चाहे पारंपरिक हो, ज्ञान अपने आप में हमें नहीं बचाएगा। ज्ञान नहीं बचाएगा? नहीं बचाएगा। हमारी सहयोग की क्षमता हमें बचा सकती है। अगर हम सहयोग कर सकते हैं तो ज्ञान हमें हमारी मदद करेगा। अगर हम एक दूसरे को खत्म करने में अपना विकास मानेंगे तो ज्ञान हमारा दुश्मन हो जाएगा। यू मीन टू से अगर आप थोड़े कम नॉलेजेबल हो लेकिन आप में ये कैपेसिटी है कि आप किसी का साथ देखिए या किसी के साथ रह के कुछ चीज क्रिएट कर सकते हो, तो वो नॉलेज, कम नॉलेज भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ज्ञान के कई प्रकार होते हैं। हमारे डीएनए में भी एक तरह का ज्ञान है। हमको वो ज्ञान समझ में आता है जो हम आसानी से देख समझ लेते हैं। हमारे समय में जैसे सबसे बड़ा अंधविश्वास विकास है, वैसे सबसे बड़ा आतंक ज्ञान का है। अब मेरे काम के लिए मैंने कुछ ज्ञान अर्जित किया है, तो मैं उसका उपयोग तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कर सकता हूं। अरे तुम ये भी नहीं जानते, ये भी नहीं पढ़ा तुमने, क्या तुम्हारा जीवन है, बेकार है, छोड़ो ये सब। ये ज्ञान का आतंक है, और हम सब ज्ञान से आतंकित लोग हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ज्ञानी ही अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम साधारण लोग कर जाते हैं। उसके लिए सहयोग चाहिए, उसके लिए दूसरों के लिए करुणा चाहिए। और अगर करुणा है तो फिर ज्ञान मदद करता है। अगर दुर्भावना है तो ज्ञान नुकसान करेगा। ज्ञान से भाव थोड़ी बनता है। तो हमें ये थोड़ा अपने आप को सचेत रखना पड़ेगा कि हम अपनी विनम्रता का ध्यान रखें, अपने आप को दूसरों से बहुत अलग ना माने, बड़ा ना माने, छोटा ना माने। छोटा भी नहीं मानना, बड़ा भी नहीं मानना, छोटा भी नहीं मानना। हम सब एक बहुत बड़ी चीज का हिस्सा है। जब तक हम ये जानते हैं, जब तक ये हम मानते हैं, तब तक हम ज्ञान को साध के बिगाड़ने से बचा सकते हैं। वरना तो एटम बम भी ज्ञान से ही बनता है। राइट सर, जैसे मार्स है, अभी जितना चेंजेस हो रहा है अभी क्लाइमेट में, आफ्टर अ वाइल हो सकता है कि अर्थ ना रहे, हो सकता है वो किसी तरीके का एक और तारा बन जाए, या कुछ भी जो भी हो जाए। अब क्या लगता है, जैसे एक मार्स था तो वो भी कभी एक अर्थ था, वो बिकॉज ऑफ दिस थिंग जो अभी हो रहा है, ऐसा ही कुछ हुआ होगा बहुत हजारों साल पहले और वो जाके ऐसा हो गया है। मार्स एक एग्जाम्पल है मेरे कहने का मतलब। एक जो हमारे सारे प्लैनेट्स हैं वो पहले कभी अर्थ थे। और देखो, इसको ज्ञान से समझने की कोशिश करोगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। okay. हाँ, लेकिन 2 ग्रहों पर जीवन होने की गुंजाइश लगती है। उनमें एक है मंगल और दूसरा है शुक्र, और ये दोनों पृथ्वी के एक एक तरफ हैं। इन चीजों में
महत्व इसका होता है जीवन के लिए जो परिस्थिति चाहिए, उसमें ये बात है कि आपके तारे से आप कितना दूर हैं। अगर बहुत पास हैं तो भी नहीं होगा, बहुत दूर हैं तो भी नहीं होगा। तारा एज तो इन एक सूरज। हमारा तारा सूरज है। फिर उसमें यह है कि जीवन की जो बुनियादी जरूरतें होती हैं वो वहां पे हैं या नहीं, तो ये हम बहुत अच्छे से जानते नहीं। कुछ कुछ अंदाजे हैं, लेकिन वो इतने जटिल हैं कि उनको समझने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो इस तरह की बातचीत में अगर पिटारा खोलेंगे अपन, तो शायद थोड़ी देर में तुम भी उबने लगोगे और तुम्हारे सुनने वाले भी उबने लगेंगे। इसलिए बातचीत वहां पूरी कर देनी चाहिए जहां सुनने वाले को लगे कि थोड़ा और होता तो अच्छा रहता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, आपने पूरी एक किताब मैंगो के ऊपर लिखी है। मैंगो का नाम आता है तो मुंह में पानी आता है। मेरे दिमाग में यही आया था, मैंगो मतलब तो खाई जाना, आम को तो खाई जाना चाहिए, उस पर किताब लिखना मतलब क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या हो सकता है आम के साथ में। और आम का एक क्या एक हिस्ट्री रही है इंडिया में, स्पेशली बिकॉज ऑफ आम शादियां हुई है, बिकॉज ऑफ आम एक वो नेशनल फ्रूट बना है, बिकॉज ऑफ आम बहुत सी चीज़ें चेंज हुई है। ये थॉट कहाँ से आया और आपने पूरा आम के ऊपर? मेरा इसीलिए बहुत कोई ये मेरा थॉट नहीं है। मैं खेती पे रिपोर्टिंग करता रहा हूँ पहले। ओके। और कुछ साल पहले मैंने एक लेख लिखा था। वो लेख कुछ पसंद किया गया, तो एक प्रकाशक ने आके मुझसे संपर्क किया और कहा कि इस दृष्टि से किताब तैयार करो। तो मुझे पहले लग रहा था कि वो किताब जल्दी से तैयार हो जाएगी। जब उसके लिए घूमना फिरना रिपोर्टिंग करना शुरू किया, तब पता लगा कि ये विषय तो बहुत बड़ा है और जो पहले सोचा था उससे काम नहीं होगा। तो उसमें फिर कई साल लग गए पूरा करने में, बहुत साधन लगे, कई यात्राएं करनी पड़ी, और उसमें से कई तरह की चीज़ें ऐसी पता लगी जो जिनसे बड़ा अचरज हुआ। जैसे आम की हमारी संस्कृति में केंद्रीय भूमिका फल से नहीं है। अच्छा। केंद्रीय भूमिका अमराई से है। हमारे हर गांव हर शहर में अमराइयां हुआ करती थी। शादी ब्याह अमराइयों में होते थे, बारात आके अमराई में रुकती थी। और सबसे बड़ा त्योहार हमारा मदनोत्सव या वसंत उत्सव हुआ करता था, जो वसंत का उत्सव था, और उसका सबसे बड़ा प्रतीक आम का फूल था। तो फल तो इसमें से निकली हुई एक चीज है। हमारी संस्कृति, हमारा सामाजिक जीवन, हमारी पूजा अर्चना, हमारी इबादत, ये सब आम से जुड़ी हुई है। इसलिए उसमें इतना समय लगा उसे तैयार करने में, और वो जानकारी जोड़ने में, और फिर उसे लिखने में। तो हमें जो पता लगता है वो उसकी छोटी सी 2 4 6 चीजें पता लगती हैं। क्योंकि आजकल आम का बाजार ऐसा नहीं था जैसा आज है। ये बाजार पिछले 50-60 साल में बना है। उसके पहले लोग वही आम खाते थे जो उनके आसपास होते थे। ज्यादातर लोग जो रईस थे, राजा थे, सेठ थे, उनके पास दूर दूर से आम आ जाते थे। हर किसी के पास ये साधन नहीं होते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के पास, साधारण लोगों के पास आम नहीं थे। हमारा देश अमराइयों का देश था। और लखनऊ जैसी जगह पे जहां बहुत नवाबों के शौक की बात होती है, वहां पुराने लोग बताते हैं कि आम कौमी फल था, आवामी फल था। गरीब के पास अगर गर्मी में सब्जी दाल ना हो तो वो आम से रोटी खा सकता था। आज हमने आम ऐसा कर लिया कि गरीब आदमी उसकी तरफ देख नहीं पाता। तो ये भी एक तरह से अपना समाज, अपनी मिट्टी, अपने देश से एक नया परिचय करने का साधन मेरे लिए बन गया। और मेरी ऐसी आशा है कि पढ़ने वालों के लिए भी वो किताब अपने लोगों से एक नया परिचय होगा। पुराना परिचय जो हम भूल गए, इसलिए नया परिचय। सर, हमारी कंट्री, हमारा जो देश है, वो सबसे पुराना है इस पूरी पृथ्वी पे, ऐसा माना जाता है। अगेन मुझे करेक्ट कीजिएगा आप। अब तक वो कितना बचा हुआ है इन डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले, जितना भी? ये बात ठीक नहीं है। ये वही मतलब अपने आप को दूसरों से अलग करने की प्रवृत्ति है। नहीं, मैं इस पर्सपेक्टिव में, हमारा देश कोई फिर हमारा देश क्या है? क्या हम राजनीतिक सीमाओं से अपना देश तय करेंगे?
तो इसमें मैं एक बहुत छोटा सा दोहा रहीम का तुम्हें सुना देता हूं। रहीम दास ने ये कहा है, रहीमन रिस्को छाड़ी के करो गरीबी भेस, मीठो बोलो न चलो सबे तुम्हारो देश। यानी गुस्सा छोड़ो, अपने आप को दूसरों से अलग करने की प्रवृत्ति छोड़ो, और गरीबी का भेष यानी साधारण रहने की आदत डालो। मीठा बोलो, नजर झुका के चलो, सारा तो तुम्हारा देश है। ये भूखंड आज से 15 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका से लगा हुआ था, तो फिर तो अंटार्कटिका भी हमारा हो गया। उसके बगल में मैडागास्कर चिपका हुआ था साथ में, मैडागास्कर भी हमारा हो गया। फिर अफ्रीका भी वहीं था, साउथ अमेरिका भी वहीं था, ऑस्ट्रेलिया भी वहीं था, तो ये भी हमारे हो गए। और पीछे जाओगे तो ये फिर लॉरेशिया से भी जुड़े हुए थे, यानी एशिया नॉर्थ अमेरिका भी हमारा हो गया। तुम्हारा क्या है, उसकी इतनी छोटी लकीर क्यों बनाना चाहते हो? बहुत बड़ी चीजों ने हमको बनाया है। मेरा पूछने का पर्सपेक्टिव ये था सर कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में जो चीजें हो रही है, जो नुकसान कर रही है पूरी कंट्री को, उनकी भी और कहीं ना कहीं अगर हम अडेप्ट कर रहे हैं तो हमारी भी। मेरा ये क्वेश्चन था कि डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि हम कहाँ से हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी दुनिया हमारी, ये सब लोग अपने ही हैं, लेकिन क्योंकि ऐसी चीजें दुनिया के किसी भी अगर कोने में होती है, हमारे देश में भी अगर होती है, तो उससे अलग होना जरूरी है। इसलिए मैं पूछता हूँ कि हमारे कंट्री की तासीर क्या है कि हम आज भी देखो, ये हमको लगता है कि हम आज जुड़े हुए हैं। ऐसी बहुत सी सामग्री है जो बताती है कि आज से हजारों साल पहले भी ये इलाके जुड़े हुए थे। लोगों का आना जाना था, लेन देन था, अपने विचार दूसरों को बताते थे, दूसरों के विचार खुद सुनते थे। तो अगर ये समझना चाहते हो तो ये वही अपने कुएं के मेंढक होने वाली बात हो जाती है। इसके लिए अपने आप को बड़ा करना पड़ता है, दूसरों के कुओं में जा जाके देखना पड़ता है। हमको लगता है कि आज हम ही लोग जुड़े हुए हैं, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। ये लेन देन कितना पुराना है उसको हम गिन नहीं सकते। तो उसमें हमारे बहुत सारे जो पूर्व और पश्चिम के विचार हैं वो फिर मोम की तरह गल जाएंगे। तो ये अगर तुम सही में समझना चाहते हो तो फिर पढ़ाई लिखाई शुरू करो इस पे। और अगर वो पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, अपना जीवन चलाने की चिंता करनी है, तो मान लो कि सब हमारा है। ये भी ठीक, आसान हो जाती है चीजें। भाई नहीं जानते लेकिन सब अपना ही है ना। ज्ञान का आतंक दूसरों पे डालना नहीं चाहिए। अपने सुख, अपने आनंद की चिंता करनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य बड़ा अच्छा शब्द है और यहां हम बातचीत को पूरा करते हैं। स्वस्थ मतलब स्व में स्थित, अपने आप में रहना। और अपने आप में रहना मतलब अपने समाज में रहना, अपने लोगों के साथ रहना, आनंद में रहना। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज इस पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। द सेशन वाज वेरी अमेजिंग। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, जैसे ही हमें मैम ने कहा कि सुपान सर आने वाले हैं, सो वी वर वेरी एक्साइटेड कि सर से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। स्पेशली बैठेंगे, उनसे बहुत सी बातें करेंगे, सेशन अटेंड करेंगे। यू टुक टाइम फॉर दिस, सो थैंक यू सो मच। आपसे एक ये वादा और लेना चाहते हैं कि आप दोबारा ज़रूर आएंगे इस कैंपस में, बिकॉज बहुत से और भी स्टूडेंट्स हैं, दे रियली वांट टू लिसन टू यू एंड वी वुड बी ऑनर्ड टू हैव यू वंस अगेन इन आवर कैंपस। मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। जो जवान लोगों से मिलके जो आनंद आता है वो मुझे भी आया यहाँ पे। तो मैं तो अपने सुख की चिंता करूंगा, तुम लोगों से मिलके मुझे अच्छा लगा, तो मैं भी इंतजार करूंगा अगली बार कब आना हो। ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन या इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी इन फॉसिल फ्यूल, दोनों में से क्या? दोनों नहीं। तो फिर हमको ये नए सिरे से सोचना पड़ेगा। ऑलराइट। इमीडिएट ड्रास्टिक क्लाइमेट पॉलिसीज या ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल चेंजेस? ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल चेंजेस। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस या ट्रेडिशनल नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस? दोनों नहीं काम करेंगे, लेकिन हमको पहले विचार में ठीक करना पड़ेगा। ये यांत्रिकी की समस्या नहीं है, रवैये की समस्या है। अपना रवैया ठीक करें तो हर चीज ठीक मिल जाएगी।
लोकल फार्मिंग प्रैक्टिसेस या लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर? लोकल। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल कोलैबोरेशन या नेशनल सेल्फ सफिशिएंसी? ग्लोबल कोलैबोरेशन। इंडिविजुअल एक्शंस, कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूसेस या सिस्टमैटिक पॉलिसी चेंजेस? सिस्टमैटिक पॉलिसी चेंजेस। अर्बन प्लानिंग फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस या रूरल डेवलपमेंट टू कॉम्बैट क्लाइमेट इम्पैक्ट? बोथ। Thank you so much once again. Thanks for your time. नमस्कार।